हेलो स्टूडेंट, लेक्चर ऑन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं MHI 109। ये इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपका पेपर जो है आई थिंक 4 जुलाई को है। तो इसमें जो है मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि ये आपको बहुत इजी लगेगा, क्योंकि बिकॉज इसमें जो है बहुत डिफिकल्ट वे में दे रखा है। और जो जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, मेरे पास काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो उसमें अलग अलग क्वेश्चन पेपर अलग अलग टॉपिक्स में दे रखा है, अलग अलग, तो सबको हौच पौच सा हो रहा है कि किस टाइम कौन सी घटना हुई थी, इसके चीज़ के बारे में नहीं पता चल पा रहा है। तो इसलिए मैंने आपका जो 109 है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ताकि आपको ईजिली समझ आए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे उस पर आते हैं कि 109 में जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि भारत में कौन कौन से राष्ट्रीय आंदोलन आए और कौन से हुए और ब्रिटेन ने उसके लिए क्या किया। तो आपको मैं जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट में जो है जो ब्रिटेन के द्वारा चलाए गए अधिनियम थे, यानी कि जो ब्रिटेन से जो भेजे गए थे अधिनियम, और उस पे जो भारतीय नेताओं ने क्या रिएक्ट किया था, क्या क्या पेश किया था, तो वो अधिनियम अलग हैं। उसके बाद जब भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई है और गांधी जी आए हैं 1915, गांधी जी का आगमन जो हुआ है वो हुआ है 1915 में हुआ है गांधी जी का आगमन। तो उन्होंने जो है आते ही जो 9 जनवरी 1915 में गांधी जी का आगमन हुआ है, तो उससे पहले जो हुआ और उसके गांधी जी के आने के बाद जो मेन पॉइंट्स हैं कि कौन कौन से उन्होंने इतने सारे आंदोलन चलाए हैं, ये सब जो है एग्जाम में आ चुके हैं। ये सब जो पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको जो है ये गांधी जी वाला हिस्सा है, और ये जो है आपका ब्रिटेन के जो अधिनियम थे वो वाला हिस्सा है। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है ब्रिटेन के द्वारा चलाए गए अधिनियम, फर्स्ट। एंड सेकंड है कि जो गांधी जी ने आंदोलन चलाए थे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे आ रहे हैं, सारे ही किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आया है हमारा, पॉइंट वाइज स्टार्ट करेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या हुआ था कि जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में चला था, तो ब्रिटेन की हालत जो है थोड़ी ख़राब हो गई थी। उसमें जो है उसकी जो आर्थिक व्यवस्था थी वो भी ख़राब हो गई थी सब जगह से, और भारत में भी आंदोलन चल रहे थे। राइट, किसानों के आंदोलन, हर जगह जो है आंदोलन चल रहे थे। तो क्या हुआ कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है और जो भारत के सचिव है, और भारत के जो सचिव है और जो भारत के वाइसराय हैं, उन सब ने मिलके जो है एक मीटिंग बुलाई, जिसको इसके जो भारत का जो अधिनियम है, इसको जो दूसरा नाम है इसका लॉर्ड मॉन्टेग्यू, इसको जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। राइट, इसमें क्या होता है कि इसमें आपको उन्होंने जो है एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने भेजा कि जो हमने भारत, जो हमारा एक साम्राज्यवादी देश है, यानी कि हम उस पर अधिकार कर रहे हैं, वो हमारे अंडर में है, हम उस पर शासन कर रहे हैं, तो उसमें क्या व्यवस्था है, क्यों लोग इतना आंदोलन कर रहे हैं, क्यों हमको खदेड़ने के लिए यहाँ पर जो है आंदोलन किए जा रहे हैं, उसके लिए उन्होंने जो है मीटिंग बुलाई। तो उन्होंने क्या किया कि 20 अगस्त 1917 में ये शुरू हुआ था। इन्होंने जो है मॉन्टेग्यू और चेम्स्फोर्ड ने सुधार के अधिनियम कहा जाता है इसको, और उसकी शुरुआत 20 अगस्त 1917 में जो है उन्होंने, इस दिन भारत के सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में एक घोषणा की कि भाई हमें एक ऐसा शासन स्थापित करना चाहिए जो विश्वसनीय और उत्तरदायी हो, यानी कि ऐसी सरकार बने कि जो मतलब विश्वसनीय, हमको हमारा विश्वास है कि वो हमारा काम सही कर रहे हैं, वहाँ पर हमारा जो है नियंत्रण हो रहा है। तो इस घोषणा पे लॉर्ड मॉन्टेग्यू नवंबर 1917 में जो है भारत आए थे, और लॉर्ड वाइसराय चेम्सफोर्ड के साथ मिलकर जो है उन्होंने भारत का दौरा किया। और इस रिपोर्ट में उन्होंने क्या देखा कि इस रिपोर्ट में जो जो उन्होंने शामिल किया है वो ये है कि स्थानीय संस्थाओं पर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का ही नियंत्रण हो, यानी कि जो देश, जो छोटे छोटे जो प्रांत है, राज्य हैं, उस पर जो हम प्रतिनिधि बनाएंगे वहाँ पर उनका नियंत्रण हो, और भारत के प्रांतों में एक ऐसी सरकार स्थापित की जाए जो विश्वसनीय और उत्तरदायित्व हो, यानी कि वहाँ पर ऐसी स्थापना हो कि जो वहाँ पर उत्तरदायी सरकार हो, यानी कि जो हुआ ये तुम्हारे इलाके में ये कैसे हो गया। और दूसरा, केंद्र विधान परिषद का विस्तार किया जाए, यानी कि जो वो सभा करेंगे, यानी कि जो ब्रिटिश का सांसद है उसमें जो जितने भी मेंबर हैं उसकी संख्या बढ़ाई जाए। राइट, संख्या बढ़ाई जाए मतलब जो भारत के क्षेत्रों में आएंगे, चेक करने के लिए आएंगे, और भारत के प्रांतों से एक व्यक्ति चुना जाएगा, और वही वहाँ जाके बैठ के
बताएगा कि ये हुआ है। अल्पसंख्यकों को अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए, यानी कि जो अल्पसंख्यक है, यानी कि ईसाई हैं, जैन हैं, सिख है, इनको अलग प्रतिनिधि, यानी कि जैन वालों को अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, और जैसे मुस्लिम लीग है तो मुस्लिम लीग को, तो यहाँ पर उन्होंने अपना ही पॉलिटिक्स चला ली। और 23 दिसंबर 1919 को ब्रिटिश जो राजा था, जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने इसमें हस्ताक्षर कर दिए और कानून बन गया, और भारत शासन अधिनियम 1919 ये बन गया। राइट। फिर उसके बाद आ जाता है कि इसमें क्या क्या प्रावधान हुए थे। क्लियर आ रहा है? इसमें क्या क्या प्रावधान हुए थे? तो सबसे पहला प्रावधान है कि केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना हो, यानी कि जो केंद्र सरकार होगी, वहां पर जो भारत में केंद्र सरकार बनी है, वहां पर 2 सदन ये हो, निम्न सदन और उच्च सदन की हो। जैसे कि यहाँ पर होता है ना कि एक इनडायरेक्ट वोट करके हम आते हैं और एक डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू चुने जाते हैं, तो वो लोग ऐसे चुने जाएंगे। यानी कि भारत में एक ऐसी सरकार बनाई जाए जो पूरी की पूरी क्या करे, जो ये लोग कानून बनाएंगे वही कानून यहाँ पर चलेगा। राइट। क्योंकि अब जैसे मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, बिहार है, बंगाल है, अब यहाँ पर वो अंग्रेज को तो नहीं बिठा सकते ना, वो सिर्फ अपना गवर्नर सचिव जो है वो नियुक्त करते हैं। बाकी जो वहाँ के जो प्रांत होंगे वो अपना अध्यक्ष चुनेंगे, और वो अध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष गवर्नर के अंदर काम करेगा। फिर जब ब्रिटेन में सभा होगी तो वो वहाँ जाके बैठेगा। ये इसका ढांचा है। और प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था लागू हो। द्वैत शासन यानी कि वही जो मैं आपको बता रही हूँ कि मंत्री हमने चुना, और मंत्री किसकी रजामंदी से काम करेगा? गवर्नर की रजामंदी से काम करेगा। राइट। तो भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी यहाँ पर आया है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा विद्रोह कर रहे थे ना भारतीय, तो केंद्र बजट को राज्यों के बजट से अलग किया जाता है। पहली बार यहाँ पर विद्रोह जो है, महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार जो है, इसी में बात करी गई है 1919 के अधिनियम में। और केंद्र बजट और राज्य बजट को अलग किया जाए, यानी कि जो केंद्र में आते हैं और जो राज्य में है उनका अलग बजट हो। भारत शासन अधिनियम 1919 का अंतरिम रूप 1921 में लागू किया गया। राइट। अब ये 1919 में जब बना है, उसके बाद क्या हुआ है कि 10 साल बाद जो है इसकी समीक्षा की जाएगी, यानी कि 10 साल बाद ये चेक किया जाएगा कि भाई कि काम जो हमारा हुआ है वो सही ढंग से सरकार चल भी रही है कि नहीं चल रही है, तो उसकी समीक्षा 10 साल बाद चली जाएगी। लेकिन जैसे कि 1928 साइमन कमीशन, सेकंड पॉइंट हमारा ये है। इसमें क्या है कि 10 साल बाद जो कमीशन आया वो 2 साल पहले आ गया, तो उसको बोलते हैं 1928 साइमन कमीशन। इसको 1928 साइमन कमीशन, क्योंकि साइमन जो है वाइसराय थे, उसके नाम पे रखा गया है। ये इसलिए रखा गया कि 1919 में जो कार्य हुआ है समीक्षा हेतु 1927 में सही ढंग से हुए हैं या नहीं हुए हैं, उसके चलते हुए उसकी जांच के लिए ये गठन बना है। और इसमें चेक करने के लिए आएंगे कि वो क्या क्या है, और वो अपना प्रावधान देंगे कि इनके संविधान जो भारत का बनाया है उसमें कुछ परिवर्तन लाए या ना लाए। राइट। उसमें ये लिखा है कि ब्रिटेन में इसलिए, और ये इसलिए हुआ क्योंकि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बाल्डिन थे, उनको ये शक था, क्योंकि उनको ये आशंका थी कि अब ब्रिटेन में चुनाव होने वाले हैं अगले 1929 में। तो उन्होंने सोचा कि कहीं लेबर पार्टी कोई जीत ना जाए, और क्योंकि जो ब्रिटेन है वहाँ पर 3 दल थे, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी और लिबरल पार्टी, और उसमें से सोचा कि लेबर पार्टी के वाले जीत ना जाए। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम ऐसा संविधान बनाएं, मतलब कि पूरा कंट्रोल भारत का हमारे पे हो और हमें आज ज़्यादा वोट मिले। राइट। इसलिए जो है उन्होंने साइमन जो है वाइसराय, उसको नियुक्त किया, और 1927 द्वारा स्थापित किया गया था, और उसमें 7 सदस्यों का गठन हुआ था, मतलब 7 सदस्य उसके मेंबर थे। यानी कि भारत का कानून बन रहा है और उसमें भारत का एक भी व्यक्ति नहीं था। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। भारत का कानून बन रहा है मगर उसमें एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं था। अब भारतीय व्यक्ति नहीं था तो ऑब्वियसली जब वो भारत आएंगे तो वो भारत में लोग उसका विरोध करेंगे। तो उनके विरोध में जो है काले झंडे फहराए गए, गो साइमन बैक कहा गया। राइट। तो उसका विरोध जो है, जो व्यापक भारतीय जो दल थे, हमारे वर्ग थे, उन्होंने सबने इसका विरोध किया। तो साइमन कमीशन की सिफारिशों को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने खारिज कर दिया,
क्योंकि भारतीयों को अपना संविधान बनाने की चुनौती दी गई। उन्होंने जो है, जब उन्होंने इसके विरोध किया, तो विरोध कैसे किया? क्योंकि इसमें क्या था कि भारत में एक संघ की स्थापना हो। उन्होंने कहा था कि भारत में एक संघ की स्थापना हो जिसमें ब्रिटिश, भारतीय प्रांत और देशी रियासतें शामिल हो। मतलब एक ऐसा संघ बनाए जिसमें कि जो देशी रियासतें, रजवाड़े थे, ठीक है, जमशेदपुर, इस तरीके के जो थे वहाँ पर एरिया में जहाँ पर राजा महाराजा रहते थे, वो भारत के संघ में आ जाए। और प्रांत तो, और देशी रियासत प्रांत तो हैं ही हैं, और केंद्र में एक उत्तरदायी साहित्य की व्यवस्था हो, और वायसराय और प्रांतीय गवर्नर को विशेष शक्तियाँ हो। यानी कि जो वायसराय है और जो प्रांतीय गवर्नर है, यानी कि मैंने कहा ना कि क्षेत्र में द्वैत शासन है। द्वैत शासन यानी कि प्रांत का जो मंत्री होगा वो गवर्नर की इच्छा से जो भी लेगा वो अपना निर्णय लेगा, राइट। तो एक लचीले व्यवस्था का निर्माण हो। ये तो मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन जो बुक की लैंग्वेज है उसमें जो आपके जो पॉइंट्स है वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। ये तो मैंने समझाने के लिए इस तरीके से लिखा है, राइट। प्रांतीय स्तर पर उत्तरदायी सरकार, यानी कि जो प्रांत में हम सरकार बनाएंगे वो उत्तरदायी होगी, यानी कि जो किया है वो तुम रिस्पॉन्सिबल हो उसके। मतलब तुम्हारे अगर इधर कोई लड़ाई हो रही है, आंदोलन हो रहा है, तो आपको उसको दबाने का हक है, राइट। केंद्र में संसदीय उत्तरदायी की अस्वीकृति, यानी कि गवर्नर जनरल मंत्रिमंडल के सदस्यों को चुनेगा। गवर्नर जनरल जो है, जो मंत्री बनाएगा वो उसी का होगा। मतलब कि एक तरीके से तुमको द्वैत शासन भी हटा रहे हैं, ऊपर से तुम्हारा अपने अंदर नियंत्रण में भी ले रहे हैं। और पृथक निर्वाचन मंडल की जारी रखना, यानी कि विभिन्न समुदाय के पृथक निर्वाचन मंडल का मतलब क्या होता है कि मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, विभिन्न समुदायों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र, यानी कि जैसे असम और बंगाल में मुसलमान रहते हैं तो वो मुसलमान को ही वोट देंगे, और अगर जहाँ पर हिंदू रहते हैं वो हिंदू को ही अपना जो है प्रतिनिधि चुनेंगे, और जो दलित वर्ग है वो उतना। तो मतलब उन्होंने पहले ही फूट डालो की कर दी थी। अब सारे ऑब्वियसली राजा महाराजा थे, वो अपने राजाओं को जो प्रतिनिधि होगा उसी को जिता करेंगे, वोट देने का हक कर रहे थे। तो यानी कि एक यहाँ से उन्होंने अपनी एक पॉलिसी चला ली जो कि फूट डालो और शासन करो की नीति इसको कहते हैं। ये मैंने अपनी लैंग्वेज में भी लिखा है, जिसे फूट डालो और शासन करो नीति का पता लगता है। और प्रांत में द्वैत शासन की समाप्ति। अब प्रांत में द्वैत शासन हटा दिया, बट इन्होंने केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया, बट द्वैत शासन होगा, ये इनकी पॉलिसी थी। ऑब्वियसली जब इन्होंने हमारे पर शासन कर रखा है तो वो अपना ही कानून हमारे पर थोपेंगे, राइट। जब तक हम विरोध नहीं करेंगे तब तक वो अपना ही कानून हमारे पर लगाएंगे, जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं होगा। और देशी रियासतों को केंद्र में, और बर्मा को ब्रिटिश से अलग करना है। अब जब ये साइमन कमीशन बना, अब इसमें जो ये पॉइंट्स आए हैं इसका विरोध किया गया, राइट। और इसके विरोध में जो है एक नेहरू रिपोर्ट बनाई गई। नेहरू रिपोर्ट किस लिए बनाई गई? क्योंकि जब ये साइमन कमीशन बना तो जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे बर्किन जो भारतीय सचिव थे, लॉर्ड बर्किन। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम पहले भी जो आया 1919 में उसको भी अस्वीकृत कर रहे हो, उसके लिए भी आप लोग नहीं मान रहे हो, है तो अब ये 1928 का आया, इसका भी आप बहिष्कार कर रहे हो। तो ऐसा करो, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो अपना कानून बना के दिखाओ। उन्होंने चुनौती दी थी कि आयोग का बहिष्कार करना उस समय तक व्यर्थ है जब तक एक सर्वमान्य संविधान का निर्माण नहीं कर लेते, यानी कि जब तक आप खुद अपना इसका निर्माण नहीं कर लेते तब तक तो ये बहिष्कार करना व्यर्थ है, आप लोगों के ऊपर हमारा ही कानून रहेगा। तो नेहरू रिपोर्ट जो है 10 अगस्त 1928 को पेश की गई थी, और यह रिपोर्ट भारत के लिए नए अधिराज्य के संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत करती थी, राइट। अब इस जो नेहरू रिपोर्ट है, कांग्रेस का सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, यानी कि कांग्रेस ने जो है अपनी सर्वदलीय सम्मेलन की मीटिंग बुलाई। सर्वदलीय सम्मेलन का मतलब होता है सारे नेता मिलके एक उन्होंने बैठक बुलाई है, और उसमें जो है कौन कौन थे, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग समिति, बहुजन समाज पार्टी, सारे जो है वर्ग के लोग थे। और सर्वदलीय समिति की जो अध्यक्ष थे सिख लीग, अन्य सदस्य जैसे सर अली इमाम, तेज बहादुर सुप्रियो, सुभाष चंद्र बोस, MS, जिसमें से जो आपको नाम याद हो तो थोड़े एक दो नाम तो आपको लिखने ही पड़ेंगे। तो ये, और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे नेहरू जी के पता, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। मोतीलाल नेहरू की सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष थे, और उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू समिति के सचिव थे। और इन्होंने करके जो है अपनी एक रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट में क्या क्या प्रावधान थे मैंने थोड़ा सा डिटेल में भी लिखा है कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। डोमिनियन स्टेट का क्या मतलब होता है? इस रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेट देने का मांग की गई थी, जिसका अर्थ है कि राज्य को अपने आंतरिक मामलों में शासन
करने की स्वतंत्रता होती है, यानी कि वो अपनी एक स्वतंत्र सरकार बनाता है, अपना स्वतंत्र तरीके से काम करता है, लेकिन उसके जो बड़े साम्राज्य के साथ उसका संबंध रहता है, यानी कि जो उसके ऊपर उपनिवेश कराता है जिस राज्य ने, वो उसकी रक्षा या विदेशी नीति पर अपना संबंध बनाए रखता है। दूसरा है संयुक्त निर्वाचन मंडल, जिसमें कि लोगों को वोट देने का अधिकार होगा, ना कि अलग निर्वाचन मंडल का। ऐसा नहीं है कि तुम भारत का विभाजन कर दो कि मुस्लिम लीग का मुस्लिम का होगा और हिंदू लीग का हिंदू देगा और दलित का दलित देगा। लेकिन आगे चल के जो है इन्होंने जो है सांप्रदायिक मतभेद दिखाया, जिसकी वजह से ये भी खारिज हो गई, क्योंकि अल्पसंख्यकों का आरक्षण, अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण, यानी कि जो अल्पसंख्यक है उनके लिए सीटों का आरक्षण हो, केंद्र में 2 सदन हो, निम्न सदन और उच्च सदन, प्रांतों में केंद्र की तरह उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। प्रांतों में जो है जैसे केंद्र में उत्तरदायी सरकार है, ऐसे प्रांतों में भी उत्तरदायी सरकार होनी चाहिए। राइट। उसके बाद है केंद्र और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार होनी चाहिए। दूसरा है कि केंद्र और प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए और कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाए, यानी कि जो आप कार्य कर रहे हो, वो क्या कार्य कर रहे हो, वो आप ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आप जाके जो है उसको सहमति लोगे, तब जाके वो कार्य सही करोगे मंत्रिमंडल से। फिर उत्तर पश्चिम जो सीमांती प्रांत है, यानी कि जो हमारे बॉर्डर एरिया, जो पाकिस्तान का जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है, उन प्रांतों में भी दूसरे प्रांतों की तरह वैधानिक स्तर प्रदान किया जाए, यानी कि जैसे कश्मीर में जैसे अभी तक वो लगा हुआ था 370 था, वो हटाया गया। तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया जाए, साथ ही साथ नागरिक समानता मिली जाए और धार्मिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार दिए जाने का प्रावधान हो। तो मौलिक अधिकार की सबसे पहली बात जो है नेहरू रिपोर्ट में की गई थी, मौलिक अधिकारों की बात, और सिंधु को बर्मा से पृथक प्रांत बनाया जाए। राइट। अब इसको अस्वीकृत क्यों किया गया? वो अस्वीकृत हिंदुओं की, मतलब जो भारत की वजह से हुआ है, क्योंकि इसमें सर्वदलीय सम्मेलन में मंजूर नहीं किया गया, क्योंकि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग तथा सिख लीग में कुछ सांप्रदायिक मनोवृत्ति वाले लोग थे, जैसे कि अली जिन्ना ने जो कहा था, उन्होंने तो शुरू से ही कहा कि मुझे जो है मुस्लिम लीग का अलग चाहिए, मुझे अपना अलग देश बनाना है। अब इसके आगे और भी पॉइंट आएंगे अगले कमीशन में, वो आपको बताऊंगी, क्योंकि उन्होंने अलग पाकिस्तान की मांग कर दी। सांप्रदायिक मतलब मुस्लिम लीग वाले मुस्लिम लीग को ही वोट देंगे, हिंदू वाले हिंदू को ही वोट देंगे। तो मुस्लिम लीग की राष्ट्रवादी और सांप्रदायिक आधार पर बट गया और मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्र मांग की पेश की। ठीक है, मानने के लिए सर्वदलीय बहुमत तैयार नहीं था। तो इस तरीके से जो सारे थे उनका बहुमत तैयार नहीं हुआ और लीग ने रिपोर्ट को हिंदू परस्त कहकर रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है तुम्हारे तो आपसे ही सांप्रदायिक मामले चल रहे हैं, मतभेद चल रहा है, तो रिपोर्ट क्या बनेगी? तो तुम्हारे ऊपर जो है वो हमारा ही अधिकार होगा। राइट। अब हिंदू रिपोर्ट 1928 में आई, उसके बाद जो है भारत में आया 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अब उन्होंने जो है, अब ये जो साइमन कमीशन के बाद दूसरा वही कमीशन बनाया, मतलब भारत सरकार के जो कानून बनाया कि संविधान कैसा होगा। तो मैंने शॉर्ट में थोड़े से पॉइंट लिखे हैं, ये इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले समझ लेते हैं। ठीक है। तो ब्रिटिश इतिहास का सबसे बड़ा और जटिल लेख है, जिसमें कि 14 भाग हैं और 321 धाराएं हैं और 10 अनुसूचियां हैं। राइट। इसमें क्या क्या प्रावधान हुए? भारत संघ में ब्रिटिश शामिल प्रांत में देशी और रियायती विकल्प, ये तो सेम वही है, मतलब जो उसमें था 1928 के उसमें था अधिनियम में, 1919 के अधिनियम में था, वही था। और इसमें थोड़े बहुत चेंज किए हैं। ये पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं, थोड़े छोटे दिख रहे हैं, थोड़े छोटे आ रहे हैं। मैं इसको आपको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ से पढ़ा देती हूँ। राइट, सही आ रहा है। ठीक है। इस अधिनियम में ब्रिटिश संसद को सर्वोच्चता स्वीकार की गई। ये आपका अधिनियम 1935 है। भारत के संविधान में संशोधन, परिवर्तन और उसकी समाप्ति के सभी अधिकार ब्रिटिश संसद को सौंप दिए गए। क्यों? क्योंकि भारतीयों ने अपना संविधान बनाया ही नहीं, क्योंकि वो अपने ही सांप्रदायिक मतभेदों में
उन्होंने बनने ही नहीं दी। अली जिन्ना ने जो है वो अड़ गए कि भाई मुझे तो जो है अपना उसमें प्रतिनिधित्व 50% प्रतिनिधित्व चाहिए, और क्या 14 सूत्रीय जो है उन्होंने मांग की। और जो उस हिंदुओं में जो है दलित वर्ग के अलग, अम्बेडकर जी ने कहा कि एक अलग से सीट, निर्वाचित सीट होनी चाहिए। तो लेकिन उसी के वाद विवाद में सिख वालों ने कहा फिर हमें भी चाहिए, देसी रियासतों ने कहा हमें भी चाहिए, तो उन्होंने सबको रद्द कर दिया था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई भारत के संविधान के संशोधन में और परिवर्तन में उसकी समाप्ति कर दी गई और ब्रिटिश संसद को सौंप गए। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया, जो प्रांत का द्वैत शासन था वो समाप्त कर दिया गया, और केंद्र में दोहरा शासन लागू किया, यानी कि दोहरा शासन लागू कर दिया, यानी कि द्वैत शासन तो होगा ही केंद्र में, और निम्न स्तर और सदन और उच्च सदन। और केंद्र सरकार जो है 1919 से 1946 तक भारत के अधिनियम अनुसार ही कार्य कर सकती थी। यानी कि 1946 से 1919 से 1946 तक वही जो कानून हमने बनाए हैं उसी कानून के आधार पर आप काम करोगे, राइट, क्योंकि तुमसे अपनी सरकार तो बन नहीं पा रही है, राइट। तो इसको छोटे छोटे पॉइंटों में लिखा है कि प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त, उत्तरदायी। और द्वैत शासन का मतलब क्या होता है, जिसमें जर्नल और मंत्रिमंडल जो मैंने आपको बताया था वो दोनों मिलकर हस्ताक्षर करते हैं, तभी जो है कोई कार्य किया जाता है। और शक्तियों का बंटवारा, यानी कि केंद्र की शक्ति अलग और प्रांत की शक्ति अलग, यानी कि जो केंद्र के पास ताकत है वो केंद्र के काम की है, और जो प्रांत के पास है वो प्रांत की। और जिसमें समवर्ती सरकार है उसमें दोनों सरकार जो है अपना हस्तक्षेप करेंगी, राइट। उसके बाद है कि मताधिकार का विस्तार, यानी कि नंबर ऑफ सीट जो है उन्होंने इंक्रीज कर दी है। और उसके बाद जो है यहाँ पर संघीय न्यायालय, तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसके विरुद्ध अपील प्रति काउंसिल लंदन में संभव हुआ, राइट। और इसी में ही जो है आपका 1935 में एक केंद्रीय बैंक बनाया गया जिसे आरबीआई की बोलते हैं, राइट। और बर्मा एंड अदन को भारत से अलग कर दिया जाए, और उड़ीसा तथा सिंधु को नए प्रांत बना दिए जाए। क्यों? क्योंकि उड़ीसा जो है पहले बिहार के अंदर आता था, राइट, और जो सिंध है वो पहले मुंबई के अंदर आता था, तो उन दोनों को अलग कर दिया गया, राइट। इसका प्रभाव क्या पड़ा कि संघीय व्यवस्था दोषपूर्ण थी, इसलिए 1947 तक संघ नहीं बन पाया, राइट। और प्रांतीय स्वायत्तता नाम मात्र की रहेगी, असली जो काम जो होता था वो गवर्नर के हस्तक्षेप से ही होता था। और कांग्रेस ने प्रस्ताव नामंजूर किया और स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाने की मांग को अपना जारी रखा, अर्थात डोमिनियन राज्य की मांग पूर्ण नहीं हुई, राइट। डोमिनियन राज्य जो मांग रहे थे नेहरू रिपोर्ट में वो नहीं हुआ। डोमिनियन राज्य यानी कि जो भी आपको समझाया है कि उसमें जो है सब तरीके से स्वतंत्रता होती है, लेकिन सिर्फ विदेशी उसमें जो है रक्षा के मामले में और विदेशी नीति में उनको जो है अपनी जो सरकार जिसके अंदर काम करती है उसके अंदर कंट्रोल में काम करना पड़ता है। तो इसलिए जो है डोमिनियन राज्य नेहरू जी ने बोला था, लेकिन बाद में उन्होंने फिर जो है स्वराज की मांग की थी, राइट। अब ये 1935 का मैंने आपको भारतीय सरकार अधिनियम बता दिया, लेकिन इसके बीच में 30 से लेकर 1928 के बाद 30 से लेकर 32 तक आपके जो है गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। गोलमेज सम्मेलन क्या होता है कि जो ब्रिटिश सरकार की संसद सभा है, ब्रिटिश सरकार की संसद सभा में तो उनके सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, यानी कि लिबरल पार्टी और लेबर पार्टी और एक और पार्टी थी वो, ठीक है, उसके जो है सदस्य बैठे थे। उसके बाद जो भारत से आए थे सदस्य वो भी यहाँ पर बैठ के जो है अपनी रिपोर्ट्स पेश करेंगे, अपनी अपनी बात बताएंगे कि हमने यहाँ पर क्या कार्य किया और कैसा होना चाहिए। कहाँ पर? लंदन में, राइट। तो वहाँ पर जो गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, ये गोलमेज सम्मेलन किस लिए हो रहे थे लंदन में? 3 बार हुए हैं। साइमन कमीशन के संवैधानिक सुधारों पर चर्चा, दूसरा नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन राज्य की मांग, तीसरा लाहौर अधिवेशन में 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग, राइट। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी अलग से चला रहे थे, मतलब गांधी जी अपने आंदोलन अलग से चला रहे थे, उसके लिए फिर प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड ने गोलमेज सम्मेलन को शुरू किया।
गोलमेज सम्मेलन जो है 19 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला। अब इसमें जो है सभी जो है प्रतिनिधि भागी थे, 89 प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। और जो है भारतीय संवैधानिक स्वरूप में सुलझाना, समस्याओं को सुलझाना, भारतीय संवैधानिक समस्याओं को सुलझाना इनका मुद्दा था, क्योंकि वो चाहते थे कि जो हम जिस राज्य पर अपना अधिकार कर रखा है वो जरा हमारे कंट्रोल में सही से काम करें, इसलिए। और जो उनका जो कानून बना रहे हैं उसमें क्या क्या प्रावधान हो वो उनकी मर्जी से ही होगा। लेकिन उसके विरोध में जो हमारे नेता थे वो गए वहाँ पर कि हमारे को ऐसा ऐसा चाहिए। लेकिन क्यों हुआ, क्या हुआ, ये इसमें देखिए आप कि कांग्रेस जो है इसमें सम्मेलन में भाग नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वह सविनय अवज्ञा आंदोलन के में चले थे, उसमें कई नेताओं को जेल में डाल रखा था, तो इसलिए कांग्रेस ने तो उसमें भाग ही नहीं लिया था इस सम्मेलन में, राइट। फिर उसके बाद जो डॉक्टर अंबेडकर थे और मौलाना अली जिन्ना जो है इसमें शामिल हुए। अन्य नेता जैसे आगा खां, मोहम्मद अली, श्रीनिवास शास्त्री, ये सब जो है इस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। और भारतीय उत्तरदायी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, रजवाड़े प्रतिनिधि, राजा महाराजा, ये सभी इस सभा में शामिल थे, सिर्फ कांग्रेस को छोड़ के। लेकिन ये सम्मेलन जो है बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गया, राइट। अब ये समाप्त क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे जो है कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता हैं, कांग्रेस जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, वही इसमें शामिल नहीं हुई है। अभी इसका रिजल्ट जो है वो तीसरी गोलमेज सम्मेलन में आएगा, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिर दूसरी गोलमेज सम्मेलन जो हुई है लंदन में, 74 इसमें प्रतिनिधि बने थे। तो इन्होंने कहा कि ब्रिटिश राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि थे और ब्रिटिश भारतीय राजनीतिक प्रतिनिधि, महाराजा, दीवान, जो भी बड़े बड़े जो राजा थे वो भी इसमें शामिल हुए थे। कांग्रेस में जो है अब जो है द्वितीय में गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी शामिल हुए थे, सरोजनी नायडू शामिल हुई थी कांग्रेस की तरफ से, हिंदू महासभा की तरफ से MM मालवीय, MR जयशंकर शामिल हुए थे, मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद इकबाल इसमें शामिल हुए थे, दलित समुदाय के डॉक्टर अंबेडकर और श्रीनिवास, और व्यापारी, जमींदार और बर्मा एंड सिंध के राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे, राइट। इसमें क्या किया, गांधी जी ने जो है जाके वहाँ के जो इरविन जो थे प्रधानमंत्री थे उनसे जाके जो है कुछ समझौता किया, मतलब कुछ उनसे बातचीत की अलग से ही, जो है जो इसको गांधी और इरविन समझौता कहते हैं, वो इसमें शामिल नहीं है। तो एक M मालवीय और एनी बेसेंट जो है वो खुद के खर्चे पर वहाँ गए थे। और कांग्रेस का दावा था कि इसमें 85 जनसंख्या की प्रतिनिधि बनेंगे। भाई इसने कहा कि मतलब ज़्यादा प्रतिनिधि, जनसंख्या बढ़ाओ, हमारी इस मेज में, गोल मेज सम्मेलन में प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाओ। जैसे कि सीटें होती है, जैसे कि संसद सभा होती है, इसका क्या मतलब है कि जैसे कि हमारी संसद सभा है, हमारी अब जो है 400, आई थिंक 445 है, लेकिन 442 सीट ही होती है ना। तो उसमें जो है आपके हर जगह के मंत्री बैठते हैं विधानसभा में, राज्यसभा और विधानसभा के मंत्री बैठते हैं, वॉइसराय होता है। इसी जो है आपका ब्रिटेन में भी हुआ। तो ब्रिटेन में जो औपनिवेशिक इसमें जो शासन की जो सीटें होंगी कि हाँ यहाँ पर जो भारत के शासन की जो सीटें हैं उस सीटों की संख्या बढ़ा दी जाए। तो वो कहता है कि 80% जनसंख्या की प्रतिनिधि हो, राइट। और महात्मा गांधी ने अंबेडकर के बीच दलितों को अलग से आरक्षण पर मतभेद था, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि हिंदू जो है, हिंदुओं का बंटवारा ना हो, हिंदुओं के अंदर आपका दलित वर्ग भी आ जाए और अल्पसंख्यक भी आ जाए, सारे। सिर्फ बंटवारा किसका हो, मुस्लिम लीग का। मतलब मुस्लिम लीग तो मान ही नहीं रहा था, अली जिन्ना जो है वो मान ही नहीं रहे थे मुस्लिम लीग के, हमें जो है अपना ही अलग सीट चाहिए, हमें हमारा जो है मुस्लिम लीग वाले सिर्फ मुस्लिम लीग को ही वोट देंगे, ये उनकी अलग से अपनी समस्या थी। लेकिन हिंदू को जो है आप बांटेंगे नहीं, ये गांधी जी इस बात पे अड़े हुए थे। गांधी जी को जो है ये बात जो है उन्होंने जो है जॉर्ज पंचम ने अर्धनंगा फ़कीर कहा था। तो आई थिंक इस चीज़ को ना ही लिखे एग्जाम में तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप जो मेन पॉइंट है वो लिखो, जो क्या कह रहा है उसमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है। गांधी जी ने कहा कि पहले फिर भी यहाँ पर जो है वो सब सहमति नहीं है, तो गांधी जी ने कहा पहले संवैधानिक समस्याओं का समाधान हो, फिर बाद में सांप्रदायिक मामलों के बारे में बोलेंगे, राइट। फिर उसके बाद जो है तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ।
तीसरे गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ 46 जो है प्रतिनिधि बैठे थे। ब्रिटेन की लेबर पार्टी भी इसमें नहीं थी और फिर इस तीसरे सम्मेलन में कांग्रेस भी नहीं आई। कांग्रेस भी जो है तृतीय गोलमेज सम्मेलन में नहीं आई। और देशी रियासतों के राजाओं ने भी भारतीय संघ बनाने की स्थिति में अधिक प्रतिनिधित्व मांगा। तो अब सारे जो राजाएं थे उन्होंने भी कहा कि राजाओं का अलग प्रतिनिधि हो, यानी कि सारे राजा अपने किसी एक राजा को प्रतिनिधि बनाकर वहां संसद की सीट में जिताएंगे। राइट। उसके बाद होता है भारत सचिव सैमुअल होनर ने इसके विरोध में थे कि भारत के जो सचिव थे कि बिना किसी आंतरिक निष्कर्ष के सम्मेलन समाप्त हो गया। राइट। और 24 दिसंबर 1932 को उन्होंने जो है श्वेत पत्र जारी किया, क्योंकि वो सामुदायिक जंगे पे लगे हुए थे। ठीक है। उसके बाद आता है कि श्वेत पत्र में उन्होंने क्या क्या लिखा। श्वेत पत्र में जो उन्होंने लिखा है कि जो जिसके आधार पर उन्होंने रिजल्ट दिया है, इसमें गोलमेज सम्मेलन में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला है। क्या नहीं निकाला है कि डॉक्टर अंबेडकर और तेज बहादुर स्प्रू ने तीनों सम्मेलन में उपस्थित थे। मतलब डॉक्टर अंबेडकर और तेज बहादुर ये तीनों सम्मेलन में थे। सिर्फ महात्मा गांधी जो है सिर्फ एक सम्मेलन में आए थे, और उसमें भी जब वो वापस गए थे तो MS राजपुताना जहाज से वो वापस गए थे और महात्मा गांधी लंदन के किंग्सले हॉल में रुके थे। तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों की सिफारिशों के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने श्वेत पत्र जारी किया। इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु लॉर्ड लिथोगो ने अध्यक्षता की में संसदीय समिति बनी थी। और विंस्टन चर्चिल ने बराबरी देने के लिए गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहा था। तो आई थिंक इसको ना ही बोला जाए, कहा था, बट उन्होंने कई जगह मैंने इस बुक्स में देखा है। और इसका रिजल्ट क्या निकला है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारतीयों की दृष्टि असफल रहा। राइट। क्योंकि गांधी और इरविन समझौता जो है गोलमेज का परिणाम है। दूसरे में तो गांधी जी आए नहीं थे और कम्युनल अवार्ड के तहत दलितों के प्रतिनिधित्व करने की उन्होंने बोला था। इसलिए जो है गांधी जी इससे ना मतलब असहमत थे, क्योंकि इन्होंने जो है कम्युनल अवार्ड के तहत जो है दलितों को प्रतिनिधित्व किया था। वो लोगों को बांट रहे थे कम्युनिटी के हिसाब से, हिंदुओं को हिंदू वोट देंगे, सिख को सिख, और अल्पसंख्यकों को, दलितों को अलग। तो लॉर्ड लिथिंगो, ये जो है यहाँ पर लॉर्ड नीलो लिथिंगो लिखा गया है, बट मैंने जो रिसर्च करी है उसमें आपका लॉर्ड विलिंगस्टन है, क्योंकि लॉर्ड लिथिंगो जो है वाइसराय जो है 1936 में जो है आपके बने थे। यहाँ पर जो 1932 में जो वाइसराय थे वो लॉर्ड विलिंगटन है। राइट। तो मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि आपकी जो ये वाली बुक है इसमें कई जगह जो है बहुत सी गलतियाँ हैं। ये मतलब मुझे ये बनाने में, नोट्स बनाने में इसमें इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि ये बुक्स में मैंने पढ़ी है, इसमें कई जगह जो है डेट की बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रखी है। और जो आपके यूट्यूब में जितने भी जो बोले गए हैं, यूट्यूब को भी मैंने देखा है, तो उसमें भी जो कई जगह गवर्नर्स और जो सचिव है उसके नाम पे जो है कुछ गलत लिखा हुआ है, और इस बुक में तो कई जगह गलतियां हैं। राइट। जैसे यहाँ पर जो है नेहरू रिपोर्ट को 1922 में जो है रिपोर्ट पेश की गई है, ये गलत है। अब जिसको पता नहीं होगा वो इसी से पढ़ लेगा। कई जगह और भी जो है टाइम गलत दे रखा है, और कहीं कहीं पर सचिव का नाम गलत दे रखा है। तो प्लीज़ आप जब किसी भी उसको फॉलो करें, किसी भी एजुकेशन चैनल को, तो उसमें देख लीजिएगा और भी मिलाइए कि उसमें जो नाम है और डेट्स हैं वो सही डाली हैं कि नहीं डाली हैं। मैंने भी मैंने इसको 2-3 बार ये नोट्स बनाए हैं, क्योंकि कहीं पर कोई वाइसराय का नाम दे रखा है, कहीं पर कुछ है, और कहीं पर डेट्स गलत डाल रखी है। तो इसलिए जो है यहाँ पर लॉर्ड विलिंगस्टन आएगा, यहाँ पर भी लॉर्ड विलिंगस्टन। राइट। मैं इसको काट ही देती हूँ। लॉर्ड विलिंगडन है यहाँ पर। तो लॉर्ड विलिंगडन के आधार पर 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। उसके बाद जो है मतलब ये गोलमेज सम्मेलन जो हुए 30, 31, 32, उसके बाद जो है आपका 1935 का आपका अधिनियम आया था, जो हम पढ़ चुके हैं। आई थिंक ये रहा भारत सरकार अधिनियम, इसके बाद आया था। पहले गोलमेज सम्मेलन हुए थे। राइट। उसके बाद आ जाता है हमारा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन क्या है? क्रिप्स मिशन ये है कि उस समय जो है द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था।
क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध कब चल रहा था, 1939 से 1945 तक आपका द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। इसमें किसके बीच हो रहा था, फ्रांस, यूके, यूएसए, सोवियत और चाइना एक तरफ थे, जर्मनी, इटली, जापान ये एक तरफ थे, राइट। तो इसमें क्या हो रहा था कि इसमें आपका ब्रिटेन जो है ये हार रहा था, किससे, जापान और जर्मनी से हार रहा था। अब जब हार रहा था तो यहाँ की दैनिक स्थिति भी खराब थी, और दैनिक स्थिति भी खराब थी, और इसको, और ये जो है इन्होंने सोचा कि जब जापान ने बर्मा पे जो है अटैक कर लिया था 43 में, और उसको अपने साथ मिला लिया था जापान ने, और तो फिर बर्मा के रास्ते वो भारत आ जाता, जापान बर्मा के रास्ते भारत आ जाता और भारत में आके अंग्रेजों को निकाल देता। इस वजह से जो है भारत में जो ये ब्रिटेन के जो राजा थे उनको ये था कि अब जापान जो है अभी ब्रिटेन में बर्मा में आ गया, अब हमें निकाल देगा, क्योंकि उसको जो है भारत के ऊपर अपना कब्जा करना है, तो हमें भागना पड़ेगा यहाँ से, राइट। तो इसके पीछे कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में जापान जीत रहा था तो ब्रिटेन हार रहा था। वही चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ वही मैंने यहाँ पर लिखी है, क्योंकि जापान ने इंडोनेशिया, रंगून इस पे कब्जा कर लिया था, तो ब्रिटेन ने सोचा कि अमेरिका का भी जो है उसके ऊपर प्रभाव था कि भाई तुम समझौता कुछ करो इनके साथ, भारत के साथ, ताकि भारत जो है वो युद्ध में हमारे साथ मिल जाए। और क्योंकि इनकी स्थिति भी बहुत दयनीय हो गई थी, व्यापार में भी लॉस हो रहा था, जिस वजह से जो, अच्छा ये है कि मैं एक चीज़ और बताऊंगी, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में जो जो इनके ऊपर लॉस हो रहे थे उसकी भरपाई ये सोच रहे थे कि भारत से निकलवाएं, इसलिए जो है वो लगान बढ़ा रहे थे, कर बढ़ा रहे थे, जहाँ पर लगान नहीं लिया जाता है अकाल स्थिति में वहाँ पर भी वो लगान बढ़ा रहे थे, जबरन लोगों से लगान ले रहे थे। और पंजाब में और जो असम में जो है वो सेना तैयार कर रहे थे, और उस सेना को जो है बर्मा में लड़ाई करने के लिए भेज रहे थे, सेना भी हमारे देश से ले रहे थे, तो उसके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे थे। तो ये हम अगले सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे कि इन्होंने ये इस वजह से वो कर रहे थे, राइट। कम टू द पॉइंट, हम क्रिप्स मिशन पढ़ रहे हैं अभी। तो ये सब चीज़ें जब हो रही थी तो जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल, और उन्होंने जो है क्रिप्स के साथ मिलकर कहा कि भाई योजना बनाते हैं और किस तरीके से हम जो है भारत को अपने में शामिल कर लेते हैं, राइट, अपने, ताकि भारत के साथ जो है वो हमारी अपने हमारा विरोध ना कर सके इसमें, राइट। तो क्रिप्स जो है 23 मार्च 1942 को भारत आए और 30 मार्च को गांधी जी के आगे उन्होंने प्रस्ताव रखा, बट गांधी जी ने कहा कि आप प्रथम जहाज पकड़ के वापस चले जाइए, क्योंकि क्रिप्स के नेतृत्व में ये सारे नाम है, अगर आपको एक दो नाम को याद हो तो याद कर लीजिएगा, अलेक्जेंडर, एपी जेंटल, लॉरेंस, ये सब जो है भारत में क्रिप्स के साथ आए थे। तो युद्ध, उन्होंने क्या क्या प्रस्ताव रखे थे, उन्होंने कहा था कि युद्ध के पश्चात भारत को हम डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, यानी कि जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो जो नेहरू जी की मांग थी कि डोमिनियन स्टेट बना दे वही हम बना देंगे, और राष्ट्रमंडल से हटने का विकल्प। और उन्होंने कहा कि युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन होगा, मतलब युद्ध जब खत्म हो जाएगा तो जिसमें युद्ध संविधान सभा का गठन होगा, और प्रांतीय विधायक अलग और देसी रियायतें अलग, पहले वो एक साथ मिला रहे थे, तो प्रांतीय विधायक अलग और देसी विधायक अलग, और प्रांत भारत संघ से अलग रह सकेंगे। और रक्षा संबंधी जिम्मेदारी ब्रिटेन पूरा करेगा। अब प्रांत भारतीय संघ से अलग रहेंगे, ठीक है। अब प्रांत भारतीय संघ से कैसे अलग रहेंगे, यानी कि जो केंद्र के राज्य हैं वो अलग, जो प्रांत के हैं वो अलग, राइट। और धार्मिक एंड अल्पसंख्यक अधिकारों का बाधित नहीं किया जाएगा, यानी कि जो हम कह रहे थे कि सांप्रदायिक तरीके से वो करेंगे, तो उसके लिए तो इसका प्रभाव क्या पड़ा, तो इसका प्रभाव ये पड़ा, एन राय और ए घोष ने प्रस्तावों का समर्थन किया, क्योंकि क्योंकि इन्होंने समर्थन किया, उसने कहा कि विश्व में साम्राज्यवादी से तो अच्छा, तानाशाही से तो अच्छा है कि साम्राज्यवादी हो, यानी कि तानाशाही सरकार से तो अच्छा है कि हम डोमिनियन स्टेट ही बन जाए। लेकिन मुस्लिम लीग जो है वो अलग गढ़ गया, मुस्लिम लीग को जो है अपना मुस्लिम राष्ट्र चाहिए था, उनकी अपनी अलग आंतरिक सरकार चाहिए थी, 50% ना मिलने पर असमर्थी दिखाई, यानी कि उन्होंने कहा कि 50% सीट जो है वो मुसलमानों की होगी, राइट। और कांग्रेस पार्टी जो है डोमिनियन राज्य के प्रावधान से असहमत थी। अब जब ये 1942 में क्रिप्स मिशन आया, पहले तो वो डोमिनियन स्टेट मांग रही थी, लेकिन उन्होंने जो है पूरा स्वराज का मांगी थी, तथा राज्यों को स्वतंत्र अधिकार के कारण असहमति थी। ब्रिटेन तुरंत भारतीयों को अधिकार देने में, सुरक्षित देने में, एकदम ऐसा नहीं है कि हिस्सेदारी देने का
पक्षधर हो। महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था, राइट। महात्मा गांधी ने कहा ये तो पोस्ट डेटेड चेक है, यानी कि जो तुम पहले बात कह रहे थे वही बात जो है तुम अब वही बात कह रही हो। तो संविधान सभा का निर्माण की भूमिका तैयार हुई। अमेरिका राष्ट्रपति ब्रिटेन के प्रयासों से संतुष्ट था। अब ब्रिटेन ने प्रयास तो किया कि भारत हमारे अंदर मिल जाए, तो क्रिप्स की असफलता का कारण था कि समिति अधिकार व भारतीयों को की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, क्योंकि वो पहले डोमिनियन स्टेट बोल रहे थे, अब तो वो पूर्ण स्वतंत्र राज्य स्वराज की मांग कर रहे थे। तो 11 अप्रैल 1942 को प्रस्ताव वापस चला गया और निराश भारतीयों ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। अब ये भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू हुआ, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आगे होगा। अब भारत छोड़ो आंदोलन क्यों बनाया था? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो समाप्त चल रहा था, ठीक है। जापान का दबाव था, ऊपर से ब्रिटिश चाहते थे कि भारतीय भी इस युद्ध में शामिल हो जाए। सेम वही कारण, क्योंकि वे जानते थे कि जापानी बर्मा में कब्जा करके भारत पर आ जाएंगे, राइट, और भारत से अंग्रेजों को खदेड़ देंगे। ब्रिटिश पर सोवियत अमेरिका का भी दबाव था कि भाई तुम्हारे इधर हो रहा है तो तुम कुछ करो, तुम यहाँ पर हो रहा है तो तुम इसको जो है सही सुधारो इस चीज़ को। तो अमेरिका का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। तो 1942 में क्रिप्स मिशन भी असफल हो गया, राइट। तो जुलाई 1942 में जो है कांग्रेस ने वर्धा कार्यकारिणी में अहिंसक कार्य को मंजूरी मिली। वर्धा यानी कि गुजरात में जो है गांधी जी ने कहा कि हमें जो है अब एक बड़ा आंदोलन करना है, क्योंकि गांधी जी जो है वो समझ गए थे कि ये हमारे को मनाने के लिए किस लिए आ रहे हैं और हमें डोमिनियन जो है मांग को स्वीकार कर रहे हैं, दे रहे हैं, आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो जानते थे कि जब जापान भारत पे कब्जा करेगा तो अंग्रेजों को खदेड़ देगा। तो यहाँ से गांधी जी को समझ आ गया कि हम क्यों ना, जब जापान भारतीय अंग्रेजों को खदेड़ सकता है तो हम क्यों नहीं खदेड़ सकते हैं। तो भारतीयों को साहस मिला, जापानी अंग्रेज खरीद सकते हैं, वही चीज़ है। और फिर बम्बई में 8 अगस्त को ग्वालियर मैदान में बम्बई में अधिवेशन शुरू हुआ, जिसमें भारत छोड़ो का प्रस्ताव रखा गया। याद रखना 8 अगस्त को, जिसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है इसे। 8 अगस्त को ग्वालियर मैदान में बम्बई में जो है ये अधिवेशन शुरू हुआ। तो 8 अगस्त को जैसे हुआ, अगले दिन ही 9 अगस्त को उसके विरोध में ब्रिटिश सरकार ने जो है ऑपरेशन जीरो आवर चलाया। इस ऑपरेशन जीरो आवर में जो है सभी को जेल में डाल दिया। गांधी जी सहित सारे कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया और सबको अलग अलग जेल में डाला, राइट। सबको अलग अलग जेल में डाला। गांधी जी को आगा खां पैलेस पुणे में गिरफ्तार नजरबंद कर लिया गया। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग की जेल में करा गया। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग की जेल में, राजेंद्र प्रसाद को पटना में। तो जब ये सारे बड़े नेताओं को तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया इसलिए जीरो आवर के लिए, ठीक है। और उसमें जो है छात्रों, मजदूरों और जनता के आगे ये विद्रोह उन्होंने आगे बढ़ाया, राइट। अब जनता ने ये विद्रोह आगे बढ़ाया और उसमें जो है बलिया उत्तर प्रदेश, चित्तू पांडे अपनी सरकार। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक पॉइंट जो इसमें लिखा है वो मैं आपको वैसे समझा देती हूँ कि अब जब बड़ा आंदोलन सब जगह से हो रहा है तो बंगाल में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, यहाँ पर जो है गवर्नर की ब्रिटिश सरकार तो थी, इन्होंने अपने आप को खुद ही कहा कि हम स्वतंत्र हैं और हम अपनी सरकार अलग बनाएंगे। तो उन्होंने क्या बनाई? समानांतर सरकार बनाई। कहाँ पर? तामलुक ने बंगाल में, सतारा में नाना पाटिल ने जो महाराष्ट्र में आता है, और तालचेर उड़ीसा में। ये समानांतर सरकार बनाई कि हम अपनी सरकार खुद बनाएंगे, राइट। उसके ब्रिटिश सरकार को नहीं मानेंगे, राइट। तो फिर महात्मा गांधी ने जो जब जेल में बैठकर जो है किसका नारा दिया? करो या मरो का नारा दिया, ठीक है। और कांग्रेस में रेडियो की स्थापना की गई, राइट। और सुभाष चंद्र बोस ने जो है बर्लिन रेडियो पर बोलते हुए आंदोलन को अहिंसक गुरिल्ला युद्ध कहा, क्योंकि सबको जेल में डाल दिया था, लेकिन छुटपुट तरीके से, मतलब सब छुप यानी कि मतलब बिना दिखाते हुए किसी को, मतलब भूमिगत रेडियो चलाए गए, अपने भूमिगत उन्होंने जो है रिकॉर्डेड भाषण जो है नेताओं ने दिए, राइट। तो इस तरीके के काम हुए हैं। तो इस तरीके से जो भूमिगत रेडियो चलाया उसमें महिलाओं की भूमिका बहुत है। भारत छोड़ो आंदोलन में भी महिलाओं की भूमिका अलग है, तो वो चीज़ हम अलग
पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो इसमें जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, आपके इस पार्ट में जो मैंने आपको दिखाया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपके कोर्स में तो है, बट उसमें नहीं है। तो किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी उसमें अलग से नहीं पूछा गया है। मैं आपको नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया था सिंगापुर में, और वो 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। और जो अस्थाई भारतीय सरकार थी, आज़ाद हिंद फौज को जो है जापान में समर्थन प्राप्त था। अब इसमें क्या है, इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अगर आप लंबा चौड़ा करके लिखना चाहते हैं तो उसमें भी उनका हक है, क्योंकि वो उन्होंने जापान के साथ मिलकर मतलब जापान के साथ वहाँ उन्होंने जर्मनी, जिस देशों के साथ लड़ाई हो रही है ना, जर्मनी, इटली, जापान, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहले ही इनके यहाँ पर होकर अपना काम कर चुके हैं, राइट। इनके साथ संबंध बना चुके हैं, सहयोग संबंध बना चुके हैं। और जापान में जो है उन्होंने सिंगापुर में जो है एक अपनी आज़ाद हिंद फौज भी बनाई, और वहाँ से उन्होंने बर्मा पे भी जो है विरुद्ध जो है लड़ाई करी थी, अधिकार किया था। और उन्होंने जो अंडमान निकोबार में जो है वहाँ पर भी जापान के साथ जो है उसको जो है स्वतंत्र कराया था, और अंडमान निकोबार में वहाँ पर के प्रधानमंत्री जो हैं वो सुभाष चंद्र बोस ही थे, राइट। तो ये चीज़ आपको नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ, राइट। इसको अगर आप बड़ा चौड़ा करना चाहते हैं तो कर दीजिए। वैसे आपकी बुक में तो है, बट कहीं पर भी 5 साल के क्वेश्चन में सुभाष चंद्र बोस चीज़ के बारे में नहीं पूछा गया है, राइट। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर सोचा कि बताना चाहिए जब इनका नाम आ ही गया है तो, राइट। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुस्लिम लीग आंदोलन जो है अलग अलग, इस आंदोलन से मुस्लिम लीग आंदोलन जो है वो अलग ही रहा था। उन्होंने 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाने की घोषणा कर दी कि उन्होंने कहा कि नहीं, मुस्लिम लीग ने कहा कि हम तो अपना देश अलग बनाएंगे, हमारा अलग ही जो है प्रधानमंत्री होगा और अलग ही हमारा निर्वाचन मंडल होगा। तो जिन्ना ने जो है अंग्रेज के विरुद्ध बांटो और मांगो का नारा दिया। तो अंग्रेजों से कहा, जो वहाँ के प्रधान वायसराय हैं और प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि आप हमें बांट दो, पाकिस्तान को अलग बांट दो और आप कुछ भी करो, ठीक है। बांटो और भागो का नारा दिया था, ठीक है। फिर रूस के प्रभाव में आकर कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन से अलग रही और अपूर्ण समर्थन और सरकारी दमन के चलते, लेकिन अंग्रेजों ने भी इनका दमन किया, तो ये हमारा भारत छोड़ो आंदोलन भी जो है वो सफल नहीं हुआ। लेकिन इसका प्रभाव क्या था कि उसमें जो है 10,000 लोगों की, भारतीयों की मृत्यु हुई थी। तत्कालीन अब जो है वायसराय जो है इसमें लॉर्ड लिनथिंगो थे, राइट। और भारतीयों की स्वतंत्रता जो है उन्होंने कहा कि अनिवार्य है। भारत छोड़ो आंदोलन जब बना तो विदेशों में भी जो है भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बना। अब विदेश में जो है अमेरिका वालों ने भी कहा, चीन के जो नेता थे, चियांग थे, उन्होंने भी अमेरिका को कहा कि राष्ट्रपति को पत्र लिख के कहा कि अब ब्रिटेन को जो है भारत को छोड़ देना चाहिए। भले ही आंदोलन असफल रहा हो, मगर भारतीयों के लिए बहुत फायदा था, क्योंकि आंदोलन असफल था लेकिन सब जगह से यही हो रहा था कि अब भारतीयों को स्वतंत्र कर देना चाहिए, सॉरी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 42 के बाद 45 में आपका शिमला सम्मेलन हुआ, जिसे कि वेवल प्लान कहा जाता है। तो 1943 में लॉर्ड वेवल भारत के वायसराय बने, और 45 में जो है आपका द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की अवस्था में ही था, किंतु जापान का डर जो है फिर भी बना रहता था। तो 45 में ब्रिटेन के चुनाव के पूर्व चर्चिल ने सोचा, चुनाव होने वाले हैं तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं भारतीयों की संवैधानिक समस्या को सुलझाया जाए, तो उससे उनका, जिससे कि उनका फायदा हो, राइट, ताकि उनकी सीटें ज़्यादा हो। तो उन्होंने वेवल को कहा कि भाई तुम जाओ और अपनी एक भारत जाओ और अपनी एक योजना बनाओ और भारत जाओ। तो तब 14 जून को जो है वेवल जो है ने योजना प्रस्तुत की। 14 जून को वेवल ने योजना प्रस्तुत की। उसमें क्या किया, उन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल कार्यकारिणी में सभी राजनीतिक दलों के लोग शामिल हुए, राइट। मतलब कि ये सभा थी और इसमें सभी कार्यकारिणी के लोग शामिल हुए, जिसमें कि वायसराय थे, सेनापति यानी कमांडर एंड चीफ के अतिरिक्त शेष भारतीय राजनीतिक दल के सभी सदस्य यहाँ पर बैठे, और विदेशी विभाग प्रभावी भारतीय ही होंगे। हिंदू मुस्लिम जो है को बराबर
मत देने का अधिकार होगा और नई गठित कार्य प्रणाली होगी, वह एक राष्ट्रीय आंतरिक सरकार होगी। यानी कि हिंदू मुस्लिम बराबर मत होंगे, यानी कि अगर 40% मुस्लिम हैं प्लस 40% ही आपके हिंदू होंगे, क्या होंगे, अगर 40% मुस्लिम हैं तो 40% ही आपके हिंदू होंगे प्लस 20% आपके अन्य होंगे, राइट। तो जिसमें बिना किसी कारण वीटो को उपयोग नहीं होगा, वीटो का उपयोग इसमें नहीं होगा। वीटो का क्या मतलब होता है, वीटो का मतलब होता है कि अधिकार जिसमें एक अगर ऐसी स्वीकृति होती है जिसमें कि सारे आपके मान गए हैं कि हाँ हाँ ये होगा, लेकिन अगर जो गवर्नर है वो यदि उस स्वीकृति को मना कर देता है तो वो मना हो जाती है। तो यानी कि इस टाइप का जो ऑर्डर होता है उसको वीटो कहते हैं। तो वीटो जो का प्रयोग नहीं होगा। इन्होंने कहा ऐसी सरकार आपकी बनाएंगे हम। तो ब्रिटेन के व्यापारी हितों के लिए हाई कमिश्नर होगा, यानी कि व्यापार के लिए हाई कमिश्नर होगा जो व्यापार देखेगा। ऐसा नहीं है कि ये ब्रिटेन के जो गवर्नर हैं यही सब करेंगे। तो कांग्रेस के सभी नेताओं को रिहा किया जाएगा। ये किसमें था, ये वेवेल का प्लान था। और जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे। तो इसका निष्कर्ष क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को सत्ता सौंपना चाहती थी। भारत का संविधान संकट सांप्रदायिक समस्या होने तक बना रहा, लेकिन संविधान बने कैसे, क्योंकि भारत में तो वैसे ही सांप्रदायिक संकट समस्या और के हिंदू को बांटा नहीं जाएगा, गांधी जी ने बोल दिया है। मुस्लिम कह रहे हैं कि मुझे तो अपना अलग ही आरक्षण वो सीट चाहिए, अपना अलग ही देश चाहिए। सिख कह रहे हैं कि मेरा अपना अपना अलग प्रतिनिधि होगा, और ईसाई जो है वो कह रहा है कि अपना होगा। तो प्रभाव से मुस्लिम लीग चाहती थी कि वायसराय की कार्यकाली में सभी मुसलमान जो है सिर्फ मुसलमान लीग को ही वोट देंगे, और अल्पसंख्यक जो है वो अनुसूचित जातियां और सिख जो है सिख को, तो जिससे मुस्लिम प्रतिनिधित्व कम ना हो जाए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अली जिन्ना ने ये कह दिया था कि मुस्लिम लीग जो होगा वो मुस्लिम लीग मुसलमान जो है सारे मुस्लिम लीग को ही वोट देंगे। ठीक है, ये मुस्लिम लीग है तो जितने भी मुसलमान हैं वो सिर्फ मुस्लिम लीग को ही वोट देंगे, राइट। तो गांधी जी ने इसमें मना कर दिया। क्यों, क्योंकि कांग्रेस में उन्होंने कहा कि कांग्रेस में तो कई मुस्लिम लोग हैं, मौलाना आज़ाद जो है वो कांग्रेस के ही सबसे बड़े नेता हैं, तो वो ऐसा नहीं होगा, तो सारे मुस्लिम लीग के प्रतिनिधित्व बनाएंगे, ये उन्होंने कहा था। तो कांग्रेस में भी कई मुस्लिम हैं, तो अगर ऐसा हो जाएगा तो सारे मुस्लिम तो मुस्लिम लीग का ही प्रतिनिधि बनाएंगे। ठीक है, तो शिमला सम्मेलन 25 जून को सहमति ना बन माने से वेवल प्लान 14 जुलाई को वापस चला गया। तो फिर वही सांप्रदायिक मुद्दे आ गए, सब अपना अपना चाहते थे, तो उसकी वजह से वो वापस चला गया, राइट। उसके बाद क्या हुआ कि कैबिनेट मिशन आया 1946 में आया, राइट। कैबिनेट मिशन 1946 में आया, जो कि जब 14 जुलाई 1945 को वेवल योजना असफल हो गई, तब उन्होंने जो है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया 46 में। तब 19 फरवरी को एटली के कैबिनेट प्रधानमंत्री, एटली जो प्रधानमंत्री हैं, एटली यानी कि जो प्रधानमंत्री है वहाँ के, कैबिनेट मिशन की उन्होंने घोषणा कर दी। कैबिनेट मिशन में क्या था कि 15 मार्च 1946 को एटली ने हाउस ऑफ द कॉमन्स में प्रथम बार भारत को स्वाधीनता शब्द का प्रयोग किया, और उन्होंने कहा कि शांतिपूर्वक सत्ता हस्तांतरण करो, यानी कि शांति से साइन करके आप अपना देश ले लो, अपना संविधान बनाओ। लेकिन उन्होंने तो संविधान हमारा बन ही नहीं रहा है, तो इसलिए जो अंग्रेजों ने संविधान बनाया है उसी संविधान को वो माना जाएगा, राइट। तो ताकि शांतिपूर्वक सत्ता हस्तांतरण और नीति एवं संविधान के निर्माण की नीति शांतिपूर्ण ढंग से भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। लेकिन भारत में शांतिपूर्ण ढंग कहाँ से आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो पहले ही मुस्लिम लीग और को हिंदू लीग में जो है इतना मतभेद चल रहा है। तो अगर कैबिनेट भारत आएगा तो किससे बात करेगा, क्योंकि दो बड़े राजनीतिक दल थे, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दल। मुस्लिम लीग के तो है जिन्ना और लियाकत अली, और कांग्रेस के हैं महात्मा गांधी, मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू। तो जब कैबिनेट मिशन में भारत आएंगे तो क्या किससे बात करेंगे, तो फिर वो जब आए तो उन्होंने दोनों से ही बात करी, राइट। तो भारतीयों का संगठन किया, संगठन में जो है संघ और राज्यों को मिलाकर एक केंद्र बनाएंगे,
राइट। इसमें क्या होगा, जैसे कि संघ और केंद्र था, उसमें क्या होता, ब्रिटिश शासित राज्य, यानी कि जो ब्रिटिश के अंदर राज्य हैं और देशी रियासतें हैं, इनका अलग क्षेत्र बनेगा। ब्रिटिश के अंदर जो राज्य हैं उनको 3 ग्रुपों में बांटा जाएगा। ए यानी कि जो हिंदू एरिया है, जहाँ पर ज़्यादा हिंदू लोग रहते हैं, वहाँ से उसको ए में रखा है। ग्रुप बी में जो है, जहाँ मुस्लिम लीग है, बंगाल और असम, उसमें रखा है। और तीसरे उस ग्रुप में जो है उन्होंने पश्चिम वाला क्षेत्र, जैसे पंजाब, नॉर्थ, सिंध और बलूचिस्तान, ये आता है, जिसमें कि हिंदू और मुस्लिम और ईसाई सब बराबर में हैं। तो राज्य अप्रत्यक्ष चुनाव से संविधान सभा का गठन करेगी। अप्रत्यक्ष यानी कि वही, जैसे हमने यहाँ से चुन के अपना प्रतिनिधि भेजा और उन्होंने जो है अपने अलग प्रतिनिधि को चुना, जो मेन उसका मंत्रिमंडल का सभी राज्यसभा और विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। और संविधान सभा में जो है 389 सदस्य चाहिए। और देशी रियासतों संघ या राज्य से संबंध बना सकती है, यानी कि जो देशी रियासतें हैं वो अपना अलग क्षेत्र का अलग मतलब राज्य बनाए, या फिर वो संघ के साथ मिल जाए, राइट। तो राज्य संविधान निर्माण पर ब्रिटेन से संधि करेंगे। तो और स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग नहीं मानी गई, यानी कि अंतरिम सरकार 40% हिंदू, 40% मुस्लिम और प्लस 20% में सिख, ईसाई, दलित पार्टी और सब लोग होंगे। तो स्वतंत्रता की आस में सभी कैबिनेट मिशन जो है वो स्वीकार हो गए, लेकिन अंतरिम सरकार के गठन का कांग्रेस ने रोक दिया। क्यों? क्योंकि संविधान सभा में चुनाव में लीग में 25% सीटें कम हो गई थी। क्यों? क्योंकि जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग को तो 40% ही मिली है, लेकिन उनको तो कितने चाहिए, अपना पूरा अलग एक देश ही बनाना है। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की अस्वीकृति कर दी। तो 8 अगस्त को कांग्रेस ने सरकार बनाने की घोषणा कर दी। और 16 अगस्त को 1946 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग पर प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें तो अलग पाकिस्तान ही बनाना है। और 24 अगस्त 1946 को कांग्रेस सरकार के 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल बन गए। कांग्रेस के मतलब कांग्रेस की सीटें ज्यादा कर दी, 14 सदस्य उसमें बन गए। तो पहले प्रधानमंत्री 2 दिसंबर 1946 को कार्यभार संभाला और कलकत्ता सहित देश में सांप्रदायिक दंगे हुए। अब क्या कर दिया भाई, हिंदू मुस्लिम सारे आपस में जो है दंगे करने शुरू हो गए। तो जिन्ना ने लॉर्ड वेवल के प्रयास से अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गए, लेकिन बाद में फिर मुस्लिम लीग सरकार के में अड़ंगा डालती रही और कैबिनेट मिशन ने भारत विभाजन का आधार बना दिया। तो भारत का विभाजन करने के लिए मान गए। अब इसके बाद आता है हमारा माउंट बेटन योजना, जिसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कहा जाता है। पहले तो भारत शासन अधिनियम था, अब भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1946 होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्योंकि ये इसके बाद क्या होगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 46। तो वेवेल की उपस्थिति में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभेद था। ठीक है, वो अपना अलग मतभेद कर जा रहे थे। तो क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने 20 फरवरी 1947, डेट याद रखिए, के अनुसार जून 1948 तक ब्रिटेन भारतीयों को सत्ता सौंप देगा। कब? जून 1948, ये उसने कहा था। लेकिन सत्ता हस्तांतरण के उद्देश्य से लॉर्ड माउंटबेटन ने नए वायसराय बनाए, जो 24 मार्च 1947 में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस मुस्लिम लीग का जो है मतभेद, सांप्रदायिक दंगे। तो मई 1947 में माउंटबेटन ने डिकी वर्ड यूज किया। क्या यूज किया? डिकी वर्ड यूज किया। डिकी वर्ड का मतलब होता है कि एक ऐसा राज्य जो अपने में स्वतंत्र देश बन जाए। ठीक है, मतलब कि उसको और प्रेरित कर दे कि हाँ अब तो पाकिस्तान का विभाजन हो ही जाएगा। मतलब कि जैसा कि क्या बोलते हैं, जैसे नेपाल है, नेपाल पहले भारत का हिस्सा था, भारत का एक राज्य था नेपाल। फिर अब क्या हो गया, नेपाल जो है वो डिकी वर्ड बन गया। डिकी वर्ड यानी कि उसने अब अपने आप को एक अलग देश घोषित कर दिया, ऐसा जो है वेवेल ने बोला। ठीक है, तो उसको प्रोत्साहन मिल गया। तो 30 जून 1947 को माउंटबेटन ने प्लान प्रस्तुत किया और भारत विभाजन पर भारतीय संघ पाकिस्तान नामक डोमिनियन राज्य बनाए गए। डोमिनियन राज्य बनाने पर उत्तर पश्चिम राज्य व असम सिंध वोट द्वारा जो है पक्षधर निर्धारण किया गया। यानी कि पक्ष निर्धारण किया कि जो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं पाकिस्तान जाए, जो हिंदू में जाना चाहते हैं वो हिंदुओं में
यहीं रहे। तो जो हिंदू और मुस्लिम राज्य थे तो वहाँ तो मुस्लिम ही जाएंगे, मुसलमानों ने अधिक वोट दिए, और जो पंजाब और असम था जहाँ पर दोनों थे तो उन्होंने जो है उन्होंने भी जो है अपने संघ में जो भारत में ही रहे वो। तो संविधान सभा को भारत एवं पाकिस्तान में विभाजन का फैसला कैबिनेट मिशन में हो चुका था। तो कैबिनेट मिशन जो आया था कब आया? 47 में। कब आया? 20 फरवरी 1947 में है। तो उन्होंने जब आया तो उसने जो है भारत को पाकिस्तान को अलग करने के लिए कह दिया। तो भारतीय संविधान स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या था? माउंटबेटन का प्रस्ताव क्या था कि 18 जुलाई 1947 को पारित किया जाएगा और 2 डोमिनियन अधिराज्यों का गठन होगा और संविधान सभा को सत्ता हस्तांतरण कर दी जाएगी। दोनों राज्यों के अलग अलग गवर्नर, दोनों प्रधानमंत्री हो गए, यानी पाकिस्तान का अलग गवर्नर, प्रधानमंत्री अलग, भारत का अलग, राइट। और देशी रियासतों पर ब्रिटेन राजतंत्र समाप्त। जो देशी रियासतें हैं ब्रिटेन के, जो भारत मंत्री पद का वो भी समाप्त। और लेकिन जो संविधान तो तुम्हारा बना नहीं है, तो 1935 का जो भारतीय संविधान शासन चलेगा वो तब तक चलेगा जब तक कि आप अपना कोई संविधान ना बना लो। और देशी रियासतें जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, ये सब जो हैं ये 1948 में जो है भारत में विलीन हुए। जम्मू कश्मीर भी जो है वो 1948 में जो है भारत में विलय हुआ था, राइट। 1948 को डेट है, उसमें जो है भारत में विलय हुआ था। हैदराबाद सबसे लास्ट में हुआ था, ठीक है। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि 14 अगस्त पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस था, जिसमें अलग जिन्ना उसके प्रधानमंत्री थे। 15 अगस्त को जो है भारत हुआ, जिसके जवाहरलाल नेहरू थे। और 17 अगस्त 1947 को सिरिल रेडक्लिफ ने पाकिस्तान और भारत की सीमा का निर्धारण कर दिया कि इनकी सीमाएं भी बन गई। अब इसके बीच में एक और पॉइंट आता है जो आपके सिलेबस में है, दैट इज पूना पैक्ट। पूना पैक्ट क्या होता है? ये 1932 में जब गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसमें कि कम्युनल अवार्ड कहा जाता है इसको। कम्युनल अवार्ड क्या होता है? कम्युनल अवार्ड का मतलब होता है कि हिंदू जो होते हैं उसमें हिंदू ही अपने सीट को रखेंगे, जो मुस्लिम है वो मुस्लिम को, और जो दलित है वो दलित है यानी कि जो अछूत है वो अछूतों को, जो सिख है वो सिख को, जो ईसाई है वो ईसाई को वोट देंगे, राइट। तो ये था कम्युनल अवार्ड। ये कम्युनल अवार्ड जो है, जिसमें मुस्लिम लीग अपना पृथक निर्वाचन मंडल बनाएगी, अंबेडकर अलग, सब अलग, दलित वर्ग अलग। लेकिन गांधी जी ने कहा कि ये तो गलत है, जो आपने कम्युनल अवार्ड बना दिया है ये गलत है। लेकिन क्योंकि इससे तो हिंदू वर्ग जो है, हिंदू वर्ग का विभाजन हो जाएगा, हिंदुओं को वो बांटना नहीं चाहते थे। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कम्युनल अवार्ड रखा, जिसमें प्रांतीय व्यवस्था में सदस्य संख्या बढ़ा दी गई। मतलब सदस्यों की संख्या बढ़ानी थी ना, तो संख्या कैसे बढ़ाएंगे? इस तरीके से बढ़ाएंगे। तो दलित वर्ग को हिंदू समुदाय से अलग विशिष्ट अल्पसंख्यकों वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त होगी। तो वो कहता है कि उनको आरक्षण मिलेगा, उसमें नहीं होना चाहिए। तो दलित को सामान्य निर्वाचन क्षेत्र, जिसमें मतलब दलितों को क्या था कि जो अंबेडकर जी की मांग थी वहाँ पर, जो उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में कहा था कि गोलमेज सम्मेलन में जो मुद्दा था कि दलित जो अछूत है हमारे देश के, जिनको बिल्कुल नकारा जाता है, जिनको पास में बिठाया नहीं जाता है, तो वो जो दलित वर्ग है, ये जो दलित वर्ग है, तो ये अपने ही दलित वर्ग के प्रतिनिधि को चुनाएंगे और वही उस क्षेत्र पे नियंत्रण करेगा, वही उस क्षेत्र पे नियंत्रण करेगा, मतलब वही प्रतिनिधि होगा, वही नेता होगा हमारा, और उसी की सीट जो है यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन में उसकी सीट होगी, राइट। और जो ऐसा एरिया जिसमें दलित भी हो और सामान्य लोग भी हों, तो वहाँ पर जो है वो दलित भी उन सामान्य लोगों की तरह वोट देके वहाँ का प्रतिनिधि चुनेगा। तो ये जो है उनके डॉक्टर अंबेडकर की मांग थी, राइट। तो वो चाहते थे, क्योंकि वो पहले से ही जो है, जो दलित है, जिनको छुआछूत से अछूतों को अलग रखा जाता है, उनके पक्ष में जो है वो बहुत ज़्यादा कार्य कर रहे थे, ठीक है। वो चाहते थे कि वो, उनका सपना ही यही था कि वो जो है वहाँ पर जाके उनका अलग से सीट हो, अलग से उनको अपनी समस्याओं के लिए अपना प्रतिनिधित्व हो, कहाँ पर? विधानसभा में। लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं होने दिया। वहाँ पर हर प्रांत में महिलाओं की 3% सीट है, इस वजह से कम्युनल अवार्ड का बहुत विद्रोह किया गया। अब गांधी जी जो है
गांधी जी जो है 18 अगस्त को मैकडोनल्ड को जो है गांधी जी ने पत्र लिखा। मैकडोनल्ड को गांधी जी ने पत्र लिखा और लिखकर निर्णय का विरोध किया। तो जब अगस्त में करा और 20 सितंबर तक उस पत्र का कोई जवाब नहीं आया, तो यरवदा जेल में थे गांधी जी। तो वहीं पर उन्होंने जो है अनशन की घोषणा कर दी, आमरण अनशन, कि जब तक ये नहीं होगा तो वो खाना नहीं खाएंगे। तो सबको चिंता होगी, जितने भी गांधी जी के शुभचिंतक थे उन्होंने सोचा अब तो गांधी जी खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो सबने जो है अंबेडकर पे दबाव डाला। यहाँ तक कि जो गांधी जी की पत्नी थी वो भी अंबेडकर जी के पास गई और उनसे प्रार्थना की, राइट। तो अब जब अंबेडकर जी के ऊपर इतना प्रभाव था, लेकिन जो पूरी जिंदगी वो जो ये अछूत वाले लोगों के लिए, बहुजन के लिए लड़ते रहे, वो उनका सपना था जो गांधी जी की वजह से पूरा नहीं हुआ। फिर हार कर अंबेडकर जी जो है गांधी जी के पास गए, है ना, और उनसे जाकर जो है समझौता किया, जिसको कि पूना पैक्ट समझौता कहा जाता है, राइट। तो जिसमें जो है ये जिसमें शोषित वर्ग यानी कि दलित जो है वो हिंदू समुदाय के ही भीतर में रहेंगे, लेकिन उनका पृथक चुनाव नहीं होगा, ये इसकी वो थी। और सिर्फ दलित वर्ग को क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। जैसे मुस्लिम लीग ने तो जिद करके मान ली, दंगे करके मान ली, उनको तो महात्मा गांधी मना नहीं पाए, बट उन्होंने सोचा अम्बेडकर जी को तो मना ही लेंगे, है ना। तो उन्होंने अनशन में बैठ गए। तो जैसे प्रांत में अछूतों के लिए शिक्षा होती है, ऐसे उनको जो है आरक्षण मिलेगा, अछूतों को शिक्षा के लिए सरकारी नौकरी में छूट मिल जाएगी, है ना। तो इस समझौते पर डॉक्टर अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय और राजगोपालाचारी ने जो है हस्ताक्षर किए, और उसका लेकिन गांधी जी ने इसमें हस्ताक्षर नहीं किए। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि 1934 में पूना समझौता के प्रावधान में दलित आरक्षण संयुक्त निर्वाचन बना, ठीक है। अंग्रेजों ने ये मान लिया कि दलित वर्ग जो है वो हिंदू वर्ग के अंदर ही आएगा, राइट। और अध्यक्षता में ध्यान, और जो फिर इसलिए गांधी जी ने जो है हरिजन सेवा संघ की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला बने, और हिंदू धर्म के भीतर विभाजन नहीं हुआ। यानी कि गांधी जी ने हिंदुओं का विभाजन नहीं होने दिया, सिर्फ दलितों को आरक्षण दिया गया। अब ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट। तो इसमें बस मेरा एक पॉइंट है कि जब मैं अपनी तरफ से कहना चाहती हूँ कि जब गांधी जी ने हिंदुओं का विभाजन करने के लिए बोल दिया, तो मुसलमान भी तो पूरे भारत के ही लोग थे, उनको अलग क्यों कर दिया? उनके लिए तो कोई अनशन नहीं किया उन्होंने। जब जिन्ना ने अलग से अपना वो मांगा, देश मांगा, इतना सांप्रदायिक दंगे किए, जबकि मौलाना आज़ाद जो सबसे बड़े कांग्रेस के नेता है वो तो उन्हीं के साथ थे, तभी भी जो है गांधी जी ने उनके लिए अनशन नहीं किया। लेकिन जब अंबेडकर जी ने दलितों के लिए अलग से सीट मांगी, तो उसके लिए जो है गांधी जी अनशन पे बैठ गए। मेरा ये पॉइंट है यहाँ पर, राइट। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा, राइट। तो हमने जो है इसमें ये आपका पूरा फर्स्ट पार्ट इसमें कवर कर लिया है। सेकंड पार्ट में जो कांग्रेस और गांधी जी आए, जब गांधी जी का आगमन हुआ तब क्या क्या हुए, ये देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सेकंड पार्ट जल्दी कल तक सुबह तक आ जाएगा, राइट। और इसमें जो मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं, बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, कांग्रेस का विभाजन 1907 में। ये आपके कोर्स में नहीं है, बुक में भी नहीं है, तो बस नॉलेज के लिए अगर आपको थोड़ा बहुत समझना हो तो वो मैंने इसलिए इसकी जो है टाइम लिखी है, ओके, राइट। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।